बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सबसे पहले तो मेरी एक छोटी जो गुड़िया थी जी। वो गुड़िया अभी गते कम उम्र में डेथ हो गई थी। उससे मैंने क्या है कि पूरे राजस्थान पूरे भारतवर्ष में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुहिम जागृत करके, और मैंने एक ही सोच रखी कि क्यों नहीं एक बेटी गई है तो पूरे भारतवर्ष की बेटियां वो मेरी ही बेटियां रहेगी। तो इसके तहत मैंने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक मुहिम चालू की है। बिल्कुल सर, मैं खुद एक छोटी फैमिली से था। मेरे पेरेंट्स जो माँ बाप थे बहुत गरीब थे और एक एक किलो के हम आटा ला के, ऐसी स्थिति में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया है। बड़ा होने के बाद कुछ ऐसा मतलब जागरूक हुआ है कि क्यों नहीं मैं इनका नाम रोशन करूं। प्लस समाज के अंदर मैंने जो समाज खटिक समाज है वो समाज को हर कोई पहचानने वाला नहीं था। समाज में मैंने अच्छी अच्छी गतिविधियां करके एक खटिक समाज का नाम मैंने ऊंचा बढ़ाया कि आज ये मेरी एक बेटी ऑफ हुई है तो क्यों नहीं मैं पूरे राजस्थान और पूरे भारतवर्ष की बेटियों को मेरी बेटी मानकर और ये इस मुहिम का आगाज करके, और मैंने 15 बेटियों को आज ही राजस्थान लेवल पर मैंने गोद ली हुई है जी। प्लस नहीं कि वो उसके माँ बाप के मतलब फैमिली में रह रही है, पर उसका जो भी खर्चा आ रहा है स्कूल का, एजुकेशन का, प्लस रहने का, खाने का, तो वो मेरा ही संगठन और मैं दे रहा हूँ। जो एक नारी वैभव मुहिम है मेरी महिलाओं के लिए, जिसमें हम निःशुल्क प्रकार के कोर्स करवा रहे हैं। उन महिला को आत्मनिर्भर बनाना, पैसों की जरूरत हर महिला को होती है, ठीक है। उनको एक निःशुल्क कोर्स देके, एक प्लेटफॉर्म देके उन महिला को जो गरीब परिवार से महिला है उसको मैं आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, पेरेंट्स उसको क्या एक बार तो एडमिशन दिला देते, फिर स्कूल वाले क्या उसको धकेलते, फीस जमा नहीं होती टाइम पे। तो ऐसे करके हमने अभी इन 3 सालों में 5 बेटियों का हमने निःशुल्क मतलब अपन की संगठन की तरफ से अपन ने उसको प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रही है ना उन बच्चों को अपन ने पैसे देकर एडमिशन करवाया, तो उनको शिक्षा की तरह हम बढ़ा रहे हैं। जरूरतमंद महिलाओं को 11-11 हज़ार के चेक देकर आपने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। इस अभियान का मकसद क्या था? ये भी सर सलूम्बर जिले की बस्ती गांव का है। वो गता मेरी कार्यकर्ता है, उसके अचानक उसी की हस्बैंड की कैंसर की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे और होने के बाद वो मेरे पास आई और बिल्कुल मतलब उसको सर मतलब जो कहते हैं ना अपन को शमशान तक ले जाने के पैसे नहीं थे उस लेडीज को, और रात को 12 बजे मेरे पास कॉल आता है कि उसकी डेथ होगी, ये काम है। गांव वाले सपोर्ट तो कर ही रहे, उसको आगे बढ़ने के लिए संगठन ने 12 दिन होने से पहले उसको 11,000 रुपये का चेक संगठन की तरफ से दिया। हर बेटी शिक्षित हो, हर घर आत्मनिर्भर बने, या फिर उससे भी बड़ा कोई सपना मन में है? सर अभी तक तो मेरी यही है नारी वैभव मुहिम, तो बेटियों के लिए मैं काम करूंगा। इसी को मैं और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाकर पूरे भारतवर्ष में एक मतलब मिशन दूंगा। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन ने एक नारी वैभव मुहिम और नारियों का मतलब इज्जत करना, नारियों का जैसे आप देखा जाता है ना महिला को शादी होने के बाद मारकूट करना, ऐसे केस को क्या मैं लेता हूँ और दोनों परिवार को बैठा कर उनका समझौता कराता हूँ जी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे संगठन ने एक ही मुहिम, मतलब मुहिम तो मेरे 5 मुद्दे हैं पर ये मुद्दा मेरे पास बहुत खास है। तो नारी वैभव मुहिम के तहत हर घर में, हर पूरे भारतवर्ष राजस्थान की महिला को मेरे संगठन के माध्यम से उनको रोजगार मिले। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान और हमारा खास कार्यक्रम द अलवेला शो। आज की जो शख्सियत है उनके लिए दुष्यंत कुमार जी की 2 पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
जी हाँ, तो बिना वक्त गवाए आज की अतिथि का स्वागत करते हैं। आकाश जी बागड़ी हमारे साथ है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूँ, पर मैंने शायद ही ऐसा कोई व्यक्तित्व देखा हो जिसने इतने क्षणिक समय में इतना बड़ा नाम करा हो। समाज सेवा से जुड़ा हर एक मुद्दा आपने अपना अभियान बनाया। बालिका शिक्षा हो, बच्चियों की सुरक्षा हो, महिलाओं की आत्मनिर्भरता हो, कभी कोई गरीब अगर आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके परिवार की मदद करना, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनकी मदद करना, हर एक जगह आपकी संस्थान और आकाश बागड़ी जी खड़े रहे। उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है तमाम उदयपुर वासियों की तरफ से आपको। और मैं खुद आज आपको उपरना उड़ाकर आपका स्वागत करना चाहता हूँ। जी थैंक यू सर। आकाश जी, मतलब ये उपरना वाकई में उसी पहली बार किसी को उड़ाया है इस चैनल पर, और आप इससे लायक है इसलिए आपको उड़ाया। ठीक है सर, विराज। तो बिना वक्त गवाए आकाश जी जो प्रश्नों का सिलसिला चालू करते हैं। आकाश जी, सबसे पहला जो प्रश्न है कि आकाश जी, सामूहिक विवाह कराने की जो सोच है, निःशुल्क सामूहिक विवाह, आपके मन में सबसे पहले ये कहाँ से पनपी? कोई एक ऐसा वाक्या जिसने ये बीड़ा उठाने की प्रेरणा दी हो आपको? यस सर, नमस्ते। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष। सबसे पहले सर, आपने जिस प्रश्न पूछा है उसका मैं जवाब देता हूँ। एक मेवाड़ जनशक्ति दल है जी, जिसको संस्थापक हमारे नरेश जी शर्मा है जी। उस संगठन से मैं जुड़ा हुआ था। उस संगठन में ऐसे मतलब संगठन का पहले मुझे पता नहीं था क्या होता क्या है। उन संगठन से जुड़ने के बाद ऐसी प्रेरणा मिली मुझे। फिर उसके बाद में मैंने श्री खटीक समाज राष्ट्रीय सेवा संगठन है मेरा, खटीक समाज का, उसमें मैंने 27 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह करवाया। जी, मेरी समाज का ही थे 27 जोड़ों का सामूहिक विवाह, बिना देश का हमने सामूहिक विवाह करवाया। उसके बाद सर क्यों नहीं मैंने एक सोच रखी कि पूरे सर्व समाज को लेकर चलूं मैं। तो एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन जो गत 3 सालों से सेवा दे रहा है, और प्रथम निःशुल्क सामूहिक विवाह उसमें भी मैंने 11 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह करवाया। जी, तो ये प्रेरणा मतलब आपको मेवाड़ जनशक्ति दल खटीक समाज में जिस संगठन से आप जुड़े रहे वहां से आपको ये प्रेरणा मिली थी? बिल्कुल। और फिर आपने इस बीड़े को उठाया और आपने भी निःशुल्क सामूहिक विवाह करवाया। क्या मतलब जब वो बच्चियां जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जन्म लेती है, उनका एक विवाह का सपना देखो हर व्यक्ति के मन में रहता है। ऐसे में उस पिता क्या आशीर्वाद देते हैं आपको, वो माएँ क्या आशीर्वाद देती है, वो बच्चियां क्या आशीर्वाद देती है आपको, क्या कहती है? मतलब कभी कोई वाक्य ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ कहा हो जो बात दिल को छू गई हो? सर, सबसे पहले तो सामूहिक विवाह करवाते जब विदाई होती है, विदाई होने के बाद सबसे पहले तो रोना मुझे भी आया कि उन बेटियों को मैंने 7 फेरे लेके 8वां फेरा का वचन दिलाया मैंने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मुहिम के तहत मैंने 8 फेरे ले। 7 फेरे होने के बाद 8वां फेरा देकर और उनको मैंने एक विदाई की रस्म करके उनको विदा दी। जी, इसके बाद में उस परिवार से एक मुझे बहुत ही बड़ा आशीर्वाद मिलता है कि आपको ऐसे ही शादी करवाते रहो और बहन बेटियों का आपका ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। जी, मतलब अपने यहाँ मेवाड़ में तो बहन बेटियों को काफी, पूरे हिंदुस्तान में बहन बेटियों को काफी पूजनीय माना जाता है। पर इसलिए कहते हैं कि घर की बुआ होती है या घर की बहनें होती है, उनको हमेशा खुश रखना चाहिए, वार त्योहार याद करना चाहिए, उनके सुख दुख में भागीदारी बननी चाहिए, उनको देना चाहिए, देने से बढ़ता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को आपने अपने जीवन का मिशन जैसे बना लिया। इस अभियान की चिंगारी आखिर कहाँ से जली? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सबसे पहले तो मेरी एक छोटी जो गुड़िया थी जी, वो गुड़िया अभी गत कम उम्र में डेथ हो गई थी। उससे मैंने क्या है कि पूरे राजस्थान पूरे भारतवर्ष में एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुहिम जागृत करके, और मैंने एक ही सोच रखी कि क्यों नहीं एक बेटी गई है तो पूरे भारतवर्ष की बेटियां वो मेरी ही बेटियां रहेगी। तो इसके तहत मैंने एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक मुहिम चालू की है। जी, क्या नाम था आपकी गुड़िया का? आकांक्षा बागड़ी नाम था उस मेरी 3 महीने की जो गुड़िया थी उसका। जी, तो उस
जो जीवन में आपके घटनाक्रम हुआ उसके बाद से आपने अब इस पूरी इसको मुहिम बना डाला, पूरा मुहिम अभियान बना बना। डाला। तो वही आपके मतलब इस पूरे अभियान की चिंगारी अगर कहाँ से जली तो वो वहां से जली। बिल्कुल। क्या आपके जो बचपन में संघर्ष और अभावों का दौर रहा, उससे समाज में कुछ अलग करने का एक जज्बा जगा? बिल्कुल क्योंकि सर। हमने जब आपके बारे में जानकारी ली, पता करा, तो बचपन काफी संघर्ष में बीता है आपका। बिल्कुल सर। बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत परिवार से नहीं आते आप, उसके बावजूद आपने जिस तरह का समाज सेवा का भाव जो है वो अपने मन में जगा रखा है। देखिए, समाज सेवा के सिर्फ तन से नहीं होती, वो मन से भी होती है, धन से भी होती है, सारी चीजें उसमें व्यवस्थाएं चाहिए होती। तो क्या यही प्रेरणा बना आपके जीवन में? बिल्कुल सर। मैं खुद एक छोटी फैमिली से था। मेरे पेरेंट्स जो माँ बाप थे बहुत गरीब थे और 1-1 किलो के हम आटा ला के, ऐसी स्थिति में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया है। बड़ा होने के बाद कुछ ऐसा मतलब जागरूक हुआ है कि क्यों नहीं मैं इनका नाम रोशन करूं। प्लस समाज के अंदर मैंने जो समाज खटिक समाज है, वो समाज को हर कोई पहचानने वाला नहीं था। समाज में मैंने अच्छी अच्छी गतिविधियां करके एक खटिक समाज जी का नाम मैंने ऊंचा बढ़ाया। जी। क्या पिताजी क्या काम किया करते थे? पिताजी की मेरे एक हवा पंचर की जो शॉप है, दुकान है, उस पे मेरे फादर हवा पंचर का काम है और रबड़ का काम है, हवा बनने का काम है। खून पसीने रहते थे, 200-400 रुपये कमाते थे दिन के, और जिसमें से मेरे एक भाई है, एक बहन है और मैं था, प्लस मेरे मम्मी पापा थे। इसको देख के कुछ ऐसा हुआ कि मैं गरीब परिवार से उठा हुआ हूँ, तो क्यों नहीं मेरे समाज के अंदर मेरा एक नाम करूँ मेहनत करके। और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई? मेरी शिक्षा सर, सबसे पहले तो मैंने 8th क्लास तक तो पार्श्वनाथ विद्या मंदिर में पढ़ा। 10th से 12th तक मैंने गुरु गोविंद सिंह स्कूल में पढ़ा है सर। सरकारी स्कूल से ही मैं पढ़कर और एक हौसला जताया है कि मैं कुछ इस सरकारी स्कूल में, जब मैंने 12th की तब से मेरा हौसला आया कि इस स्कूल से मैं कुछ बन के निकलूंगा जी। और आज भी उस स्कूल के जो मैडम है, प्रिंसिपल है, उनका मिलते भी है, वो मुझे अच्छे की तरह से मतलब एक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शिक्षा क्या प्राप्त करी? शिक्षा सर मैंने मेडिकल जो नर्सिंग की हुई है जी, और मेडिकल फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं अभी। क्या मानते हैं शिक्षा की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है एक व्यक्ति के जीवन निर्माण में? वो तो ही है सर, बहुत ज़्यादा ही है। मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो शिक्षा के ऊपर ही होता है जी। और जब माँ बाप के पास कुछ होता नहीं है तो वो शिक्षा नहीं मतलब पढ़े नहीं कर पाते हैं, तो वो बच्ची क्या है कि एक तरह की वो ठोकरे टाइप में भटकते जी। तो ये मैं यही कहना चाहूँगा, शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपने अब तक 15 बेटियों को गोद लिया। जैसा हर बेटी की एक कहानी होती है, हर बच्चे की एक कहानी। कौन सी कहानी ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? और सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि गता मेरी ही गुड़िया ऑफ हुई थी, तो उससे जब डेथ हुई थी उसी से मैंने एक शपथ मतलब एक संकल्प लिया है कि आज ये मेरी एक बेटी ऑफ हुई है तो क्यों नहीं मैं पूरे राजस्थान और पूरे भारतवर्ष की बेटियों को मेरी बेटी मानकर और ये इस मुहिम का आगाज करके, और मैंने 15 बेटियों को आज ही राजस्थान लेवल पर मैंने गोद ली हुई है जी। प्लस नहीं कि वो उसके माँ बाप के मतलब फैमिली में रह रही है, पर उसका जो भी खर्चा आ रहा है स्कूल का, एजुकेशन का, प्लस रहने का, खाने का, तो वो मेरा ही संगठन और मैं दे रहा हूँ जी। इन बेटियों की शिक्षा और परवरिश में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और आपने उसे कैसे पार किया? इन बेटियों की सबसे पहले जो बालिका मैंने ली है गोद, वो बालिका मतलब 2 साल से 10 साल के बीच की है और अभी उनकी मतलब अच्छी सी मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। उनसे मैं निकाल कर कुछ अच्छा एजुकेशन करवाना चाहता हूँ जी। अब तक क्या चुनौतियाँ इस पूरे सफर में? सफल में तो बहुत सारी चुनौतियाँ आई, बहुत संघर्ष करना पड़ा सर, और उन बेटियों को मतलब एक संकल्प लेकर वो सामना करके उन बेटियों को मैंने एक शिक्षा प्रदान करवा रहा हूँ। कई बार जब अपन मौजूदा जो समय चल रहा है, ऐसे समय में जब अपन समाज सेवा जैसी बात करते हैं, समाज को एकजुट रखने की बात करते हैं, लीड में जब आते हैं, तो बहुत सारे अपने ही लोग खिल्ली भी उड़ाते हैं इन सारी चीजों। बिल्कुल होता ही। उन सारी चीजों को कैसे पार करा?
सर सबसे पहले तो देखो, जब मैंने संगठन बनाया, कुछ परिवार के लोग, कुछ मेरे समाज के लोग, कुछ अदर लोग ने मतलब एक तरह की इमेज मतलब उड़ाने की भी कुछ ऐसी की थी। उसमें मैं मतलब कोई मतलब उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं रखते हुए मैंने मेरे ही काम के ऊपर, मेरी मेहनत के ऊपर मैंने आगे बढ़ता गया। और आज मेरा समाज के अंदर प्लस में सर्व समाज के अंदर एकलिंगनाथ सेवा संगठन जो नारी वैभव मुहिम है महिलाओं के लिए, महिला के बीच में रहकर और मैं अब कार्य कर रहा हूँ। आपकी बेटी के बारे में आपने बताया, हमने भी जब रिसर्च करा तो आपकी बिटिया को अल्प आयु में खो देने का गम, क्या वही दर्द आपको बालिका शिक्षा, बालिका सुरक्षा के लिए और भी ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से आगे आने के लिए उस क्षण ने ही आपको प्रेरित करा? बिल्कुल, जो मेरी बेटियाँ थी उसी का मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको पता, वही संकल्प लेते हुए मैंने एक बेटियों की तरफ और इससे मैं और ज़्यादा मतलब क्यों नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष की बेटियों को मेरी ही बेटी मानकर और मैं कार्य करूँगा। बेटी बचाओ से बेटी सशक्त बनाओ तक आपकी नज़र में इस मुहिम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो एक नारी वैभव मुहिम है मेरी महिलाओं के लिए, जिसमें हम निःशुल्क प्रकार के कोर्स करवा रहे हैं, उन महिला को आत्मनिर्भर बनाना। पैसों की जरूरत हर महिला को होती है, ठीक है, उनको एक निःशुल्क कोर्स देके, एक प्लेटफॉर्म देके उन महिला को जो गरीब परिवार से महिला है उसको मैं आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, आगामी 19 तारीख को आपका उदयपुर में ऑफिस और आपका जो केंद्र है आत्मनिर्भर महिलाओं के लिए जो केंद्र आपने बनाया है, वहाँ पर उनका प्रशिक्षण भी होगा, उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इस तरह के केंद्र की भी स्थापना आप कर रहे हैं, उसके लिए भी पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। क्या ये जो पूरा इसका जो हर्जा खर्चा था, इसमें किसी तरह का कोई सरकार का योगदान रहा है या सब अपनी जेब से ही खर्च हुआ? नहीं सर, जो गत अभी 19 तारीख को मतलब दीपावली से एक दिन पहले ही मेरे संगठन का भवन का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें मेरे 3 प्रकार के जो कोर्स चलेंगे नारी वैभव मुहिम के अंतर्गत, जो महिला निःशुल्क सिलाई, पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर, उस भवन का 19 तारीख को शुभारंभ होने जा रहा है। और जैसे कि आप बताते हो सर कि किसी भी सरकार या गैर सरकार से किसी से भी मैं कोई प्रकार का कोई चंदा न लेकर मेरे खुद के ही पर्सनल पेमेंट लगाकर और उस भवन का मैं शुभारंभ करूँगा। क्या लगता है कि अपन जब ऐसी चीज़ों में जब पैसा लगाते हैं तो पैसा और भगवान बढ़ा के देता है? बिल्कुल सर, जब मैं पैसे लगाता हूँ तो मैं अभी तक ये नहीं सोच रहा हूँ कि पीछे वालों का क्या होगा, और अभी मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ। और किसी भी प्रकार का अगर मैं 1 रुपये लगाता हूँ तो कभी भी मैं पीछे नहीं आऊँगा, और भगवान सावरिया सेठ और मेरे भगवान जो आशीर्वाद ऐसे ही है ना, तो मैं गत ही आगे बढ़ रहा हूँ। जी, आपने 2025 सत्र में आर्थिक रूप से कमजोर 5 विद्यार्थियों का एडमिशन करवाया। ये बच्चे अब तक कहाँ तक पहुँचे हैं और इनकी शिक्षा दीक्षा की जानकारी क्या समय समय पर स्कूल प्रबंधन से जाके लेते हैं कि नहीं? जैसे सर अभी जून जुलाई में एडमिशन हुए थे, ऐसे जो संगठन के थ्रू से उदयपुर की तमाम जनता के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि जिसके पास परिवार में मान लो पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, पेरेंट्स उसको क्या एक बार तो एडमिशन दिला देते, फिर स्कूल वाले क्या उसको धकेलते, फीस जमा नहीं होती टाइम पे। तो ऐसे करके हमने अभी इन 3 सालों में 5 बेटियों का हमने निःशुल्क मतलब अपन की संगठन की तरफ से अपन ने उसको प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ रही है ना, उन बच्चों को अपन ने पैसे देकर एडमिशन करवा कर उनको शिक्षा की तरह हम बढ़ा रहे। आपका संगठन केवल बातें नहीं करता, कर्म करता दिखता है। कैंसर पीड़ित दिनेश सुथार की 2.5 लाख रुपए की मदद की कहानी क्या थी? सर श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का कार्यकर्ता था सलूमबर जिले में, और सलूमबर जिले से मेरे पास कॉल आता है कार्यकर्ता का कि अचानक इस तरह की स्थिति हुई है और हिम्मतनगर हॉस्पिटल में आकर एडमिट किया है। 24 घंटे के बाद इसका उपचार मतलब ऑपरेशन करवाना था, तो हमने संगठन ने उसको 2.5 लाख रुपए की मतलब पूरी फैमिली क्या है कि फैमिली में वही इंसान था कमाने वाला, कोई कमाने वाला नहीं था,
तो संगठन ने उसको 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर उसका उपचार, ट्यूमर कैंसर था, उसका उपचार करवाकर और उसको घर तक लाने की जिम्मेदारी संगठन ने ली थी। अब किस सही कहा। स्थिति में है दिनेश जी? अब रेडी है और अभी छोटा मोटा वो कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं। चलिए, तो दिनेश जी से बात होती रहती है? बिल्कुल सर, महीने में कम से कम भी 5-7 बार मेरी बात होती। तो उनको जब देखते हैं तो मन में कितना खुशी का भाव आता है कि यार चलो यार, बिल्कुल सामूहिक प्रयास से किसी एक व्यक्ति की जान बच सकी। बिल्कुल सर, जी, एक खुशी की जाहिर होती है। पहले तो रोना भी आता था उसको, इंसान को देखकर कि वो इंसान बेड से मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा था। जी। और आज वो इस मार्केट के अंदर छोटा मोटा धंधा कर उसकी फैमिली, उसके बच्चे को वो बड़ा कर रहा। जरूरतमंद महिलाओं को 11-11 हजार के चेक देकर आपने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। इस अभियान का मकसद क्या था? ये भी सर सलुम्बर जिले की बस्ती गांव का है। वो गता मेरी कार्यकर्ता है, उसके अचानक उसी की हस्बैंड की कैंसर की वजह से उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे और होने के बाद वो मेरे पास आई और बिल्कुल मतलब उसको सर मतलब जो कहते हैं ना अपन को, शमशान तक ले जाने के पैसे नहीं थे उस लेडीज को। और रात को 12 बजे मेरे पास कॉल आता है कि उसकी डेथ होगी, ये काम है। गांव वाले सपोर्ट तो कर ही रहे, उसको आगे बढ़ने के लिए संगठन ने 12 दिन होने से पहले उसको 11,000 रुपये का चेक संगठन की तरफ से दिया। सेवा से संतोष, क्या यही आपकी जीवन का मंत्र है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक प्रेरणा भी है? नहीं, यही है सर, सेवा से संतोष। संतोष, सेवा करो संतोष पाओ। संतोष पाओ, बस यही प्रेरणा है। बचपन का कौन से मोहल्ले से निकला? सर मैं जो सूरजपुल खटीकवाड़ा, अच्छा, तो खटीकवाड़ा में मैं बड़ा हुआ हूँ। हाथीपुल खटीकवाड़ा में मेरा ननियाल था और दोनों मोहल्ले में ऐसे मतलब बड़ा, मतलब छोटे से बड़ा होगा। प्लस मैं मेरे ननियाल में ज्यादा रहता था, मतलब 5 साल बड़ा था। उसके बाद मेरे ननियाल में रहा हूँ मैं। 21 साल होने के बाद में मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद में मैं मेरे घर पे हूँ अभी। तो ये जो बदलाव आया मतलब जीवन में, ये जो सारी सोच बदली, ये शादी के बाद से बदली कि बचपन से इसी तरह की सोच थी? नहीं, ये सर शादी के बाद मेरा चेंज हुआ। भाभी जी आध्यात्मिक नेचर के हैं क्या? बिल्कुल जी, पूजा पाठ ज्यादा करते हैं? हाँ, इसीलिए आप भी सेवा में लीन रहते हैं? सेवा में जी। आपके साथ काम करने वाली टीम में कितने साथी हैं और उन्हें एक परिवार की तरह जोड़कर रखना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है? सर आज मैं उदयपुर की बात करूंगा। उदयपुर में मेरे पास 50 कार्यकर्ता हैं, 15 मेरे पदाधिकारी हैं। उनको छोटी मोटी बात भी होती है, मन मुटाव भी होते हैं, उनको मैं घर तक जाकर जो एक मन मुटाव है उसको मैं दूर करके और उनको मतलब एक साथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ। जी। और हम 3 सालों में अभी तक कोई भी मतलब मेरे संगठन से टूटा नहीं अभी तक, और लेके चल रहा हूँ उनको मैं। जी। आज जब समाज में स्वार्थ हावी है, तब युवाओं को समाज सेवा की राह पर लाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो मेरी जो समाजवासियों यही कहना चाहूँगा कि जैसे मैं जो समाज सेवा कर रहा हूँ, ऐसे ही आप एक प्रेरणा लें और किसी गरीबों की मदद कर आप एक तरह का उज्जवल भविष्य बनाए आगे वाले का। जी। क्या कभी लगा कि संघर्ष ज्यादा है, सहयोग कम, तब खुद को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा ताकत देती है? सबसे पहले सर संघर्ष तो ही है जीवन में। संघर्ष करेंगे तो ही अपन आगे सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे करके सर संघर्ष तो करना ही है और सफलता तो मिलेगी संघर्ष से पीछे। सहयोग कम मिलता है लोगों का। लोग कई बार कहते हैं यार ठीक है यार, हमारे बार नहीं करना, ये हमारे नहीं करना, मूडी होते हैं लोग बात। बिल्कुल। पर आपको तो वो अगर कोई चीज ठान ली तो वो करनी है। बिल्कुल करनी है वो तो ऐसे में संघर्ष ज्यादा है, सहयोग कम है, तो क्या चीज आपको ताकत देती है कि यार अब अपने को कैसे उससे पार पाना है? सबसे पहले तो संघर्ष से ही होगा ना। जितनी मैं संघर्ष करूंगा उतनी मुझे सफलता मिलेगी। जितना संघर्ष करूंगा उतने। आगे का लक्ष्य क्या है? हर बेटी शिक्षित हो, हर घर आत्मनिर्भर बने, या फिर उससे भी बड़ा कोई सपना मन में है? सर अभी तक तो मेरी यही है नारी वैभव मुहिम। तो बेटियों के लिए मैं काम करूंगा, इसी को मैं और ज्यादा से ज्यादा फैलाकर
पूरे भारतवर्ष में एक मतलब मिशन दूंगा। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन ने एक नारी वैभव मुहिम और नारियों का मतलब इज्जत करना, नारियों का जैसे आप देखा जाता है ना, महिला को शादी होने के बाद मारकूट करना, ऐसे केस को क्या मैं लेता हूँ और दोनों परिवार को बैठा तक कर उनका समझौता कराता हूँ जी। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे संगठन ने एक ही मुहिम, मतलब मुहिम तो मेरे 5 मुद्दे हैं, पर ये मुद्दा मेरे पास बहुत खास है। तो नारी वैभव मुहिम के तहत हर घर में, हर पूरे भारतवर्ष, राजस्थान की महिला को मेरे संगठन के माध्यम से उनको रोजगार मिले। चलिए, तो ये थे आकाश जी बागड़ी, जिन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि किस तरह से इनका संगठन यहाँ पर कार्य कर रहा है। और वाकई में अगर देखते ही देखते 3 सालों में अगर किसी ने समाज सेवा के नाम से पूरे शहर में प्रसिद्धि हासिल करी है तो इनके संगठन ने करी है, आकाश जी बागड़ी ने करी है। और साथ ही में इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताया कि अपनी एक अल्प आयु में खुद की बिटिया को खो देने का जो दर्द था, उस दर्द को इन्होंने एक मुहिम के रूप में चलाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के रूप में इन्होंने एक आंदोलन चलाया, जहाँ कई बेटियों को गोद भी ले रखा है, कई बेटियों की शिक्षा दीक्षा का खर्च भी उठाते हैं। कई सामाजिक मुद्दे जब होते हैं जहाँ पर किसी व्यक्ति को, ज़रूरतमंद को ज़रूरत होती है तो उसके साथ हरदम खड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्ति आकाश जी बागड़ी आज हमारे साथ थे। तो आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारे इसके लिए। और तमाम दर्शक आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आकाश जी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर आकाश जी की बातें आपको दिल को छुई हो तो वाकई में इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।